हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सोशल साइंस में जियोग्राफी का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, हम उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। आइए समझते हैं किस तरह क्वेश्चन को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। सबसे पहले हम बहुविकल्पी क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद लघु उत्तरीय, फिर अति लघु उत्तरीय, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को अंत तक देखना है। और अगर आप बोर्ड परीक्षा में 90% स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना है। आइए समझते हैं। सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे देख सकते हो, समकालीन भारत सेकंड का भूगोल का ये चैप्टर है। और इस चैप्टर का जो पहला चैप्टर है यहाँ पे, इस सब्जेक्ट का संसाधन एवं विकास से संबंधित जितने भी तरीके क्वेश्चन बनेंगे, हम सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नवीकरण योग्य, जैव प्रवाह और नवीकरण योग्य। तो देखो, मैं बता दूं आप सभी को, ये जो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो ये आपका है अनवीकरणीय योग्य टाइप का। कैसा है? अनवीकरणीय योग्य टाइप का। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आप इसी तरीके से देख सकते हो कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, मानवकत। तो इसमें 2 ही ऑप्शन है, इसमें से सिलेक्ट करना है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? गहन खेती, वनो उन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, वनो उन्मूलन। तो जो भी पंजाब की खेती होती है या पंजाब में जो भी भूमि है, उसका निम्नीकरण का मेन उद्देश्य क्या है, मेन रीजन क्या है? तो वन उन्मूलन का रीजन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि बोल सकते हो सोपानी, तो किस प्रांत में सोपानी खेती की जाती है? सीढ़ीदार मतलब कि सीढ़ी टाइप का होगा, ठीक ना, उस पर हम खेती करते हैं। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के मैदान में, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के जो भी प्रांत है, उत्तराखंड में हम हमेशा क्या करते हैं? सीढ़ीदार या सोपानी टाइप की खेती की जाती है। समझ गए? अगला क्वेश्चन समझ सकते हो कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा या काली मिट्टी पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। तो झारखंड में हमेशा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में याद रखना कि काली मिट्टी हमेशा पाई जाती है, ये आप नाम याद रखना। और झारखंड किसका खदान है? तो कोयला का। और झारखंड का जो पुराना नाम है झरिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पे कोयला मतलब कि निकलता है। समझ गए? आइए अब हम समझते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में, जो कि इस सेक्शन में 4 या 5 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बोर्ड के पेपर में पक्का आने वाले हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, इसका उत्तर 30 शब्द के अंदर देना है। क्वेश्चन ये है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा या काली मिट्टी पाई जाती है। तो कौन कौन से राज्य हैं जहां पे काली मिट्टी पाई जाती है? इस प्रकार मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? काली मिट्टी पर कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, उसके बारे में आप सभी को लिखना है। आइए समझते हैं कि काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो इसका उत्तर इस तरीके से देंगे कि काली मृदा का रंग काला होता है। काली मृदा का रंग कैसा होता है भाई? काला होता है, ब्लैक कलर का। इन्हें रेगर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा का भी नाम है रेगर मृदा। क्या नाम है? रेगर मृदा। ये लावाजनक शैलों से बनती है और ये मृदाएं महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने बता दिया, इसे रेगर मृदा या काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। किसे?
काली मृदा को। और काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, ठीक, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में यह मिट्टी पाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि पूर्वी तटी के नदी, क्या बोलेंगे कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा के 3 मुख्य विशेषताएं क्या है उसको लिखना है। तो पूर्वी तट के नदी जो डेल्टा बनाती है वो किस प्रकार की मिट्टी उपजाती है उसके बारे में लिखना है। तो पूर्वी तट के जो भी नदी है डेल्टाओं पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इस मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हो कि जलोढ़ मृदा या बोल सकते हो कि जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, इसलिए इस मृदा वाले क्षेत्र में गहन खेती की जाती है। गहन खेती कहने का सेंस क्या है? ज़्यादा खेती की जाती है, ज़्यादा खेती की जाती है। अगला यहाँ पे पॉइंट है कि जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। इसमें कम पोटास, कम फास्फोरस और कम चूना युक्त की जरूरत होती है। समझ गए? अगला पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो कि इस मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। इसमें रेत भी पाया जाएगा, सिल्ट भी पाया जाएगा और मृत्तिका भी पाया जाता है, लेकिन एक प्रॉपर रेशियो में ये मिलता है। समझ गए? आइए अगला यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र जैसे कि मैंने बता दिया उत्तराखंड में पहाड़ी है, कश्मीर पहाड़ी ही एरिया है, तो उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए उसके बारे में आप सभी को सुझाव देना है। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। मृदा अपरदन, तो मृदा अपरदन कहने का सेंस क्या है? तो मिट्टी का जो भी कटाव होता है या उसका बहाव की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? मृदा अपरदन। जैसे मान लो कि नदिया का जो कटान होता है, नदिया कटान लगाती है तो जो भी मिट्टी कटती है तो मिट्टी का जो भी कटाव होता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मृदा अपरदन। क्या बोलेंगे? मृदा अपरदन। मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता है। हम सभी लोग मानव भी इसे कर सकते हैं या प्राकृतिक तरीके पे भी इस मृदा अपरदन का कारण हो सकता है। जैसे कि इंसान क्या करता है? गड्ढा खोदवाता है तो या पोखरा, नल, नाली जो भी कुछ भी होता है वो खोदवाता है, तो इसके वजह से क्या हो जाता है? मृदा अपरदन हो जाता है। या आप ये भी बोल सकते हो जो भी नदिया में बाढ़ वगैरह आता है, भूकंप वगैरह आता है, इसके वजह से भी मृदा अपरदन का कारण बन सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। सबसे जो पहला कदम यह है कि पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट यह है कि पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि जो भी उत्तराखंड का एरिया है वहाँ पे डायरेक्ट मिट्टी को नहीं काट के सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित होता है। यह है अगला पॉइंट कि पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जाता है। इसे बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है और ये पवनों के द्वारा जनित बल को कमज़ोर कर देती है। अगला पॉइंट ये लिख सकते हो कि पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती में काम लाया जा सकता है और मृदा रोधक बांध अवनालिकाओं के फैलाने को रोकते हैं। तो इस तरीके से हमने कदम उठा सकते हैं कि किस तरीके से आप मृदा अपरदन को रोक सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन ये समझते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना और इसको समझ के जाना। ये बोर्ड के पेपर में हमेशा और हर साल पूछा जाता है, देख सकते हो। तो क्वेश्चन ये है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे कि जैव संसाधन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। उसके बाद समझेंगे कि अजैव संसाधन क्या होता है, फिर इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। तो जैव संसाधन तो वे संसाधन जिनकी प्राप्ति
जीव मंडल से होती है। जैव संसाधन कहने का सेंस क्या है कि जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन, मत्स्य जीवन इत्यादि सब क्या है, तो जैव संसाधन हो जाएंगे, जो कि किससे प्राप्त होंगे, तो जीव मंडल से प्राप्त होगा। समझ गए। लेकिन अजैव संसाधन कहने का सेंस क्या है, तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं उसे हम अजैव संसाधन बोलेंगे। अजैव संसाधन कहने का मतलब, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चट्टानें, धातुएं, अधातुएं, वो सब क्या हो जाएंगी, अजैव संसाधन के एग्जाम्पल हो जाएंगी। तो जैव संसाधन जीव मंडल से प्राप्त होता है, अजैव संसाधन मनुष्य बनाता है या निर्जीव वस्तुओं से मिलकर के बना होता है।